Okay, can you hear me? Yes, sir. All right. So अब ये जल्दी से इस चैप्टर को निपटाते हैं। 2-3 और बातें कर ली हैं एग्जाम का, फिर मैं आपको एक और कंक्लूडिंग रिव्यू कर लेता हूँ रिपोर्ट की, फिर वंस अगेन कर लेता हूँ। जो 5-6 लोग आ गए हैं उनके कम से कम बेनिफिट हो जाए। राइट। तो ड्यूपॉन्ट जो कंपनी है उसके हम इंग्रेडिएंट्स जो बनाते हैं उसके ब्रांडिंग की बात कर रहे थे। तो लाइक्रा लाइक्रा का सुना हुआ है किसी ने? नहीं सुना हुआ होगा। केवलार का सुना हुआ है? केवलार भी इनका एक ब्रांड है। ये बुलेट प्रूफ वेस्ट्स बनाते हैं, ये तस्वीर भी दी हुई है यहाँ पे। ठीक है। छुरी और बुलेट प्रूफ ये हैं किसी हद तक, मतलब ये नहीं कर रहे कोई मशीन गन मारे, बट ये कि नॉर्मल बुलेट को जो है वो नॉर्मल गन के जो है वो उससे रोकने में मदद होती है। तो ये इनका एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट है जो कि फिर ये वेस्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है ताकि लोग की जान बच सके। अच्छा, इनका क्या हुआ कि ये यहाँ लिखा हुआ है नायलॉन, जानते हैं? नायलॉन तो सुना हुआ होगा। एक सेकेंड, आई थिंक आई हैवंट शेयर्ड द स्क्रीन। यस, हैव यू हर्ड ऑफ नायलॉन? हेलो? No, sir. नायलॉन भी नहीं सुना? अरे भाई, बहुत बहुत सी आप घर में डोरियां देखिएगा, रस्सी देखिएगा, कपड़ों में ये इन्होंने एक फाइबर बनाया था सर नायलॉन के। फैब्रिक की बात कर रहे हैं, नायलॉन की? हाँ हाँ, ये स्क्रीन नजर आ रही है, नायलॉन जो लिखा, हाँ हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ सर, वो पता है। हाँ, तो ये ड्यूपॉन्ट ने बनाया था सबसे पहले, मगर ब्रांडिंग का क्या लेसन सीखा कि इन्होंने उसको रजिस्टर नहीं कराया। नतीजा ये निकला वो जेनेरिक बन गया। तो जो आज जो है कोई लाइक्रा, स्टेन मास्टर, केवलार या वो नहीं यूज कर सकता बगैर इनके इनसे लाइसेंस लिए हुए। ठीक है ना? तो क्यों उससे मिलते जुलते बना लेंगे, मगर जब आप ट्रेडमार्क कर लेते हैं तो फिर आपका राइट हो जाता है। तो इन्होंने ये गलती ये की थी, लिखा हुआ है कि नायलॉन इन्होंने बनाया मगर अपने नाम जो था इनका उसको प्रोटेक्ट नहीं किया उन्होंने। तो नतीजा ये है कि दूसरे कंपनीज ने जो है फिर वो आ, वही प्रोडक्ट बनाने लगे और वही नाम इस्तेमाल करने लगे। तो आपको याद होगा कि एक कैरेक्टरिस्टिक में ये भी था जो आपके ब्रांड एलिमेंट्स में होते हैं, प्रोटेक्टेबिलिटी आपको याद होगा। ठीक है? कि आपने अगर अपना एक प्रोडक्ट मशहूर कर लिया है तो उसको रजिस्टर और ट्रेडमार्क और उसकी कॉपीराइट प्रोटेक्शन सब करनी पड़ती है, वरना लोग आपका नाम भी चुरा लेंगे। जैसे यहाँ बुंदू खान की मिसाल दी थी मैंने कि वो 50 साल से कबाब पराठा बेच रहे थे, लाहौर की किसी कंपनी ने, रेस्टोरेंट सेटअप ने जो है उनको उनका नाम रजिस्टर कर लिया और इनको कानूनी नोटिस भिजवा दिया कि आप ये नाम नहीं यूज कर सकते। हालांकि उसूली तौर पे ओरिजिनल नेम ओनर्स का राइट होना चाहिए था, बट कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया और फिर इन्हें मजबूरन अलहाज बुंदू खान के नाम से जो है वो रजिस्टर कराना पड़ा अपना नाम जो है। लाइसेंसिंग, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप अपने अगर मशहूर हो गया ब्रांड को तो आप अपने नाम को लाइसेंस आउट कर सकते हैं। ये जैसे हमने वो शुरू के उसमें ब्रांड मैंट्रा से रिलेटेड डिज्नी की एग्जांपल पढ़ी थी कि डिज्नी डिज्नी इनफैक्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाइसेंसर, ये यहाँ लिखा हुआ भी है। ये कितने आप देखें, फिगर दी भी है, ये कई बिलियन डॉलर ये कमाते हैं
डिज्नी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, खाली इनका ये देखें डिज्नी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के स्टार वॉर्स जो कि मूवी की एक सीरीज है, उसके प्रोडक्ट्स, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने में $7 बिलियन तो ये सिर्फ उसी से कमा रहे थे। और इनके जो और हैं डिज्नी के अपने सारे मूवीज हैं, फ्रोजन है, एवेंजर्स है, डिज्नी प्रिंसेस है, उससे भी ये जो है बहुत बिजनेस जो है वो कमाते हैं। और मिकी माउस वगैरह वो तो आपको मालूम ही है कि हैं। in number one position in licensing revenue in the US at least. I think globally भी ये सबसे बड़े थे। तो लाइसेंसिंग में क्या है कि आपका कोई ब्रांड, ये ब्रांड कैरेक्टर आपका मशहूर हो गया है, तो उसके एक इक्विटी बन गई है, तो वो इक्विटी फिर जो दूसरे बोरो करना चाह रहे हैं, तो वो उससे आप बेच के जो है फायदा उठा सकते हैं। ये एक ग्लोबल फिगर दी हुई है, 125 जो दुनिया के टॉप ग्लोबल लाइसेंसर्स हैं, वो $184 बिलियन सेल्स कमा रहे थे सिर्फ अपने प्रोडक्ट का इमेज या नाम लाइसेंस करने के। ठीक है ना, ये देखें जैसे ये अगर ये ब्रांड्स के नाम सुने हो फैशन के, जो है डॉना कैरन, कैल्विन क्लाइन, पियर कार्डन, तो ये सिर्फ कि हमारा नाम इस्तेमाल कर लो। आप बेल्ट आप बना रहे हो, आपने हमारा नाम डालना है, उसको ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिजाइन की भी अप्रूवल वो देंगे कि ऐसा ना हो कि कोई घटिया चीज हो, टाइज हैं, लगेज हैं, तो हमें इसके पैसे दो, क्योंकि हमारे नाम लगा के तुम्हारे प्रोडक्ट में जो है एक इमेज आ जाएगा। तो लाइसेंसिंग आप ले भी सकते हैं, और लाइसेंसिंग आपके लिए कमाने का भी एक जरिया जो है वो बन सकता है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, ये तो खैर बहुत कॉमन बात है। अभी इत्तेफाक से ये IBA का एक मार्केटिंग के अलुमनाई का ग्रुप है, तो उसमें किसी ने, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, मगर ये लोग आज डिस्कस कर रहे थे सुबह कितने 11:15 से। एक साहब लिखते हैं, वो वसीम अकरम के उससे बात शुरू हुई थी कि मुझे किसी जानने वाले के लिए वो नाम चाहिए थे सेलिब्रिटीज के जो कि फार्मा इंडस्ट्री में यूज हो रहे हो। तो किसी ने सजेस्ट किया ग्रुप में कि वसीम अकरम जो है वो नहीं होता डायबिटीज का शुगर, ब्लड शुगर मेंटेन कर मेजर करने का जो मीटर होता है, उसके इश्तिहार में आते थे। तो किसी ने फिर कहा कि एरियल के इश्तिहार में भी तो आते हैं। फिर किसी और साहब ने, ये सारे मार्केटिंग के प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने पूछा कि कहते हैं आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वसीम अकरम कम्स इन एरियल एड एंड चैलेंजिंग द हाउसवाइफ्स, वो हो जाए मुकाबला जो कहते हैं ना, इज दिस द लेवल ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट्स हीरो, ही लिखते हैं। अब आप इसका क्या जवाब देंगे? मैंने अभी तक तो इनको जवाब नहीं दिया है। मजाक में तो जवाब आए, एक मार्केटिंग एलुमनाई खातून जो कहती हैं, ही कैन ओनली बी अ हीरो टू हाउसवाइफ्स नाउ। एक और जो है वो लिखते हैं, ब्लैक को वाइट करने का चैंपियन, वाइट वॉश चैंपियन, तो शायद इसलिए उनको ले रहे हो। और एक और ने लिखा कि मेरे 8 साला भांजे भतीजे ने वसीम अकरम को होटल में देखा तो कहा आप वही हैं, कपड़े धोने वाले अंकल हैं ना। आप क्या जवाब देंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि वसीम अकरम एरियल के एड में क्यों आते हैं और हाउसवाइफ्स को क्यों चैलेंज देते हैं? वसीम अकरम की क्या तुक बनती है? बात हम कर रहे हैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की। सर आपने इसमें बताया था ना वसीम अकरम का। जी बताइए क्या बताया था। हाँ सर आपने सर, वो बताया था कि जो कार्टून वसीम है अकरम का। वसीम अकरम को उस टाइम बहुत पसंद करती थी एज अ सेलिब्रिटी। वो बहुत ज्यादा फेमस थे जब वो क्रिकेट खेलते थे। अब वो जी सारी खातून जो है उनकी शादी हो गई, वो सब अभी औरतें हैं, हाउस वाइफ है, कपड़े वगैरह धोती है। तो वसीम अकरम को देख के कपड़े फोकस धोती किया हैं। तो आपने बताया हाँ, तो वो दे आर इन देयर मिड 40s टू था। 50s में वो आ चुकी हैं, और उनके 2 3 4 बच्चे हैं। और मगर वो जो जिस फिल्म स्टार को, जिस
क्रिकेट हीरो को जिसको भी वो पसंद करती थी वो अभी भी पसंद है, खासतौर पे सेलिब्रिटीज। तो यस सर। बड़ी लॉजिकल बात है, जो मैं हैरान हूँ कि इन लोगों को जो कि खुद मार्केटिंग के प्रैक्टिशनर्स हैं, इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि पीएनजी वाले जो एरियल का ब्रांड जिनका है, वो बेवकूफ लोग नहीं है, वो कोई 125 साल से कंपनी चला रहे हैं, तो कुछ तो उनको पता है, ठीक है ना? तो यस हाँ, अच्छा चलें ये बताएं, तो शाहिद अफरीदी को क्यों नहीं ले लिया उन्होंने, या बाबर सर, आजम? शाहिद सर अफरीदी का वो नाम पता आज है की हमें। जनरेशन के लिए है ना, मतलब सबका मतलब समझ ले क्रश। यस सर। जो हाउस वाइफ है वो तो वसीम अकरम को पसंद करती थी एज तो अ ये, सेलिब्रिटी। हाँ तो ये कहीं शाहिद लिख अफरीदी लें का भी आया है सर। कि जब आप लोगों की फैमिली स्टार्ट हो तो आप देखिएगा कि शाहिद अफरीदी जो है या बाबर आजम जो है वो चैलेंज दे रहे हैं कि कौन सी धुलाई, क्योंकि फिर आप लोगों की फैमिलीज होंगी अगर आप हाउसवाइफ टिपिकल बनी तो। यस राइट। सर। ओके, तो हो सकता सेलिब्रिटीज का तो बहुत आएगा, इनका सेलिब्रिटी का जो ग्लैमर है, ग्लोरी है, मैजिक है, इनके साथ जो एसोसिएशन है, वो इश्तिहार में आ जाए तो उनका इमेजरी हमारे ब्रांड पे जो है वो आ जाएगा। अब ये हालांकि देखें, लक्स कितना पुराना कितना बड़ा ब्रांड है ब्यूटी सोप्स में यूनिलीवर का, मगर वो भी फिल्म स्टार्स और मॉडल्स को यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप साबुन की बट्टी देखें तो बजाते खुद उसमें ना कोई ग्लोरी, ना ग्लैमर, ना चार्म, ना अट्रैक्शन, ठीक है ना? केमिकल है वो, मिक्सचर ऑफ केमिकल्स है जिससे आप अपने जिस्म से, हाथों से जो है वो गंदगी हटाते हैं। अब उसमें फिल्म स्टार्स डालना, उसको ब्यूटी की पोजीशनिंग देने के लिए उसमें प्यार मोहब्बत की बातें करना, उसमें एक लाइफस्टाइल दिखाना। इनफैक्ट ये आपने शायद सुना हो, लक्स लाइफस्टाइल अवार्ड्स, ठीक है? यस सर। सोचें कि सुना। एक साबुन का लाइफस्टाइल से कितना गहरा ताल्लुक है। कोई भी साबुन आप जो ढंग का हो इस्तेमाल कर लें तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे, फिर आपके प्रोफेशन क्या है, करियर क्या है, गाड़ी कौन सी है, कपड़े क्या है, पैसे कितने हैं आपके पास, वो आपका लाइफस्टाइल डिटरमिन करेगा, ना कि कौन से साबुन से आपने मुंह धोया है, और उससे कोई आपका चांद जैसा रोशन ना चेहरा हो जाएगा, जो कि इश्तिहार में वो कहते हैं, ना जो है वो लोग दम बखुद रह जाएंगे और रोशनी हो जाएगी आपके कमरे में आते ही। बट दिस इज ये ऑल दी, अगर आप मार्केटिंग और ब्रांडिंग के चश्मे लगा के देखना शुरू करें तो आपको शायद हैरानी हो, हंसी आएगी, ये कर क्या रहे हैं, मगर जो टारगेट मार्केट है उन पे वो काम चल रहा है। वो क्योंकि इतने इन टर्मिनोलॉजी और इन प्रोसेसेस से अवेयर नहीं है, तो वो इसके चक्कर में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो आसान है सेलिब्रिटीज का। और लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी डू, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम नाउ। हम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, हाँ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में एक चीज जो ख्याल रखनी पड़ती है, ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, देख लिएगा कि सेलिब्रिटीज बाज दफा स्कैंडल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना? तो उसकी वजह से फिर वो ब्रांड पे आपके बुरा रिफ्लेक्शन आता है, तो फिर आपको उनसे एकदम जो है वो जुदा होना पड़ता है। ये गोल्फर एक हैं, दुनिया के जो बेहतरीन गोल्फर थे एक ज़माने में, टाइगर वुड्स के नाम से। टाइगर वुड्स साहब जो हैं वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो गए और डिवोर्स हुई, बड़ी बदनामी हुई। तो ये नाइकी ने, आई थिंक जनरल मोटर्स ने इनको स्पॉन्सर के तौर पे लिया हुआ था, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। सब ने जो है वो अपनी सपोर्ट जो है वो हटा ली इनसे, और अब बहुत साल बाद जो है अब इनको मौका मिला है दोबारा अपने कुछ इंडोर्समेंट्स लेने का। माइकल जैक्सन पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर थे, एड्स में आते थे, माइकल जैक्सन कुछ स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हुए। यहाँ तकरीबन मेरा ख्याल है 10 साल पहले ये हमारी क्रिकेट टीम के वो स्कैंडल हुआ था, पेप्सी अमूमन स्पॉन्सर करती है ब्राइबरी के स्कैंडल्स हुए थे और ये बॉल टैंपरिंग के हुए थे जो ऑन कैमरा पकड़े गए थे। तो पेप्सी ने फॉरेन क्रिकेट की प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सरशिप बंद की, और ये
टेनिस प्लेयर जो है हमारे, एक इंटरनेशनल, क्या नाम है उनका, उनको जो है पेप्सी के एड्स में यूज करना शुरू कर दिया था। तो जब तक सेलिब्रिटी का नाम है, चर्चा है, वो तो ठीक है, बट अगर कोई बदनाम हो जाते हैं तो फिर ब्रांड पे भी वो इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन आता है, और फिर ब्रांड अपनी फौरन जो है स्पॉन्सरशिप हटा लेते हैं जब तक कि वो सेलिब्रिटी की बदनामी खत्म नहीं हो जाती। स्पोर्टिंग, कल्चरल, अदर इवेंट्स, हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप जो है वो सबसे मशहूर है, और बहुत छोटे पैमाने पे जो है एक्सपो सेंटर, अभी तो वो खैर वैक्सीनेशन का मरकज़ बना हुआ है, तो एक्सपो सेंटर में जो कोई बुक फेयर हो रहा है या कोई एक्सपोर्ट आइटम्स के डिस्प्ले हो रहा है, कोई लाइफस्टाइल, डॉन वाले अपने लाइफस्टाइल के इस डिस्प्ले करते थे, उसके तहत, तो उस इवेंट के तहत भी लोग अपने आप को मार्केट करते हैं, और वो जो इवेंट की ग्लैमर और ग्लोरी है, खास तौर पे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स की, ये आपने देखा होगा, रोनाल्डो का देखा है जो हो रहा है अभी, रोनाल्डो ने जो कोक के कैन को हटा के और पानी की बोतलें रख दी थी, Yes. तो या प्लीज कीप योर कैमरास ऑफ, मे बी यू डोंट नो के खुल जाते हैं वो, या तो अच्छा, राइट, तो रोनाल्डो ने कोक का कैन क्या हटाया कि $4 बिलियन कोक के मार्केट शेयर कम हो गया। और ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रोनाल्डो कोक के एंडोर्सर भी नहीं है, मगर वो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, और किसी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था अपने बेटे की, कहा था कि चिप्स और सोडास पीता रहता है, तो उन्होंने एक पब्लिक मूव कर दिया ऐसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोक को हटा के और पानी रख दिया। तो क्योंकि वो इतने बड़े यानी इन्फ्लुएंस है उनका हेल्थ और फुटबॉल और स्पोर्टिंग की वर्ल्ड में, कि कोक के शेयर की प्राइस गिर गई। खैर शेयर प्राइस गिरी, उसके बहुत लोग बातें कर रहे हैं, और शेयर प्राइस ऊपर नीचे इतने $4 बिलियन का गिरी भी है, तो वो $50-60 बिलियन पे से वो गिरी है, वो कल को फिर बढ़ जाएगी। ऐसे बस लोगों को बातें करने का मौका मिलता है। थर्ड पार्टी सोर्सेज, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो सबसे रहा है वो इनका, ये पीएनजी का एक ब्रांड था टूथपेस्ट का, क्या, क्रेस्ट, हाँ, क्रेस्ट ने सबसे पहले ये किया था कि अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन जो है, जैसे यहाँ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन है, पीएमडीए, तो अमेरिकी डेंटल एसोसिएशन से उन्होंने कहा कि भाई हमारा टूथपेस्ट को तुम एंडोर्स कर दो कि ये जो है अच्छा है, और वो क्योंकि पहले थे ये एंडोर्समेंट लेने वाले, तो उनका जो ब्रांड जो है वो बहुत लेवरेज हो गया कि भाई इसे तो खुद डेंटिस्ट रेकमेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जाहिर है आप भी ले सकते हैं उससे अगर आप टूथपेस्ट बना रहे हैं, मगर ये जो पहले जो क्लेम कर लेता है कोई चीज़, उसका जो है ज़रा नाम हो जाता है। पाकिस्तान में जो मसला रहा है थर्ड पार्टी एंडोर्सर्स का, वो खुद उन थर्ड पार्टी एंडोर्सर्स की अपनी ब्रांड इक्विटी या क्रेडिबिलिटी का रहा है। आपने ब्रांड्स ऑफ द ईयर अवार्ड के कुछ देखे हैं कि इश्तिहार में लिखा हो कि विनर ऑफ ब्रांड्स ऑफ द ईयर अवार्ड पाकिस्तान में? मिस्टर वकार में तंजीला में, सर इंटरनेशनली आप पूछ रहे हैं या तो पाकिस्तान के ही पूछ रहे हैं? अब पाकिस्तान में सभी का ये ब्रांड्स ऑफ द ईयर अवार्ड का एक, जैसे वो रिबन, यस सर, खादी जो है वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स में ना मतलब जीत चुका है रिटेल ऑफ द ईयर का, मतलब एक अवार्ड। हाँ नहीं, वन सेकेंड, लेट्स से एक देखता हूँ अगर मिल जाए। ब्रांड्स, ब्रांड ऑफ ईयर पाकिस्तान, ये शायद आपने
सिंबल कहीं देखा हो, अगर ये इंटरनेट चल जाए और मिल जाए कहीं। ये आ गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कहाँ शेयर करूं? शेयर 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 शेयर। Just a second. ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन, Yes, sir. ब्राउजर? Yes, sir. ये लोगो देखा हुआ है आपका, जिसको मैंने सर्कल किया है अभी? ये लोगो देखा है आपने कहीं? यस सर, देखा हुआ है। हाँ, मसला ये है कि ये कमर्शियल एक इनका काम है। ये आप कहें कि मुझे दे दो ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये आपको भी दे देंगे। कि किसने कहा था, ये देखा हुआ है? अब्दुल वहाब? यस सर। हाँ, आप कहेंगे साहब मैंने एक कंपनी बनाई है छोटी सी, 2 लोग हैं उसमें, आप हमें ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड दो, ये आपको भी दे देंगे, क्योंकि ये पैसे लेके अवार्ड देते हैं। ठीक है, अब ये पीटीएन जो है, परफेक्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, किसने उन्हें सुना हुआ है? अच्छा, ये पीआईओ को भी देते हैं, ये रूह अफ़ज़ा को भी देते हैं, ये जो मांगे ये उसको देते हैं। तो ये इनका धंधा है ये अवार्ड देने का। और लिखा हुआ क्या है, नेशंस वॉइस फॉर नंबर 1 चॉइस, ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड फलाना फलाना, स्टार ब्रांड है, ब्रांड आइकन अवार्ड है, ये इसे मिला है। ऐसे थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो मगर ये एक पैसे कमाने का एक बेसिकली धंधा है। तो ऐसे किस्म के एंडोर्समेंट से थर्ड पार्टी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये आईएसओ के क्रेज है, ये चला था एक जमाने में, तो कंपनीज ने क्लेम करना शुरू कर दिया आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोगों के जहन में, जो कस्टमर्स हैं, आम कस्टमर, उसको तो पता ही नहीं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन कोई चीज होती होगी, मगर क्या चीज है ये नहीं पता। आईएसओ क्वालिटी की सर्टिफिकेशन होती है, बट एनवायरनमेंट की भी आईएसओ 9000, आईएसओ 14000 एंड सो ऑन सो फोर्थ, 18000 भी है। तो आईएसओ की सर्टिफिकेशन लेने से कोई क्वालिटी गारंटी नहीं है बढ़ जाएगी, सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आप मीट कर रहे हैं। मगर उसको भी इतने लोगों ने, कोई पंखा बना रहा है वो भी आईएसओ सर्टिफाइड है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी चला रहा है, उन्होंने कहा हम भी आईएसओ सर्टिफाइड हैं। और अब नहीं लिखा हुआ आपको नजर आएगा इश्तिहारों में, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी या यूटिलिटी खत्म हो गई कि आईएसओ सर्टिफाइड लिखने से कोई उसको एडवांटेज नहीं हो रहा था। हाँ, एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो इम्पोर्टर की, बाहर के ममालिक में बात की रिक्वायरमेंट है कि आप आईएसओ सर्टिफाइड हों, वो उनकी एक टेक्निकल लीगल रिक्वायरमेंट है, वो एक अलग चीज़ है। मगर एज फार एज के कस्टमर्स पे असर हो, उसका जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, डिटेल्स में सर आपने ये अभी थर्ड पार्टी का बताया, तो थर्ड पार्टी के अलावा दूसरा कोई अवार्ड नहीं होता जो जेन्युइन होता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो? ये देखें, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो ये एक्रेडिशन या जो रिकग्निशन देने वाले इदारे हैं ना, वो खुद करप्ट होते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा उस यूनिवर्सिटी का, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ना आप लीजिएगा नाम। वो फखरिया अपने बिलबोर्ड इश्तिहारों में एक बहुत बड़ा नंबर 1 लिखते हैं और क्लेम करते हैं कि रैंक्ड नंबर 1 बाय HEC। ठीक है, HEC गवर्नमेंट का इदारा है, हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, वो रैंकिंग करता है यूनिवर्सिटीज की। अब वो अंदरूनी जो हाल है उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, वो बहुत अच्छा पता है, क्योंकि एकेडमिया से ताल्लुक है, वाले साहब का भी ताल्लुक था।
वो कहते थे कि एक और वो चीज क्लेम करते थे, ये लेवरेजिंग की बात है, इश्तिहार में लिखते थे कम स्टडी अंडर पीएचडीज ऑल पीएचडी फैकल्टी। तो वाले साहब जो कि हमेशा से एजुकेशन के सेक्टर में रहे, वो कहते थे कि मैं एक एक पीएचडी का ही बता सकता हूँ कि इसकी पीएचडी का क्या मसला है, यानी फ्रॉड है वो। ठीक है, क्योंकि वो सबको जानते थे कि किसके कोई जो है वो 2 साल में जो है वो मलेशिया से पीएचडी करके आ गए, डिग्री लेके जो है डिग्रियां खरीदी भी जाती, स्पेन से जो है वो एक हफ्ते गए और वहां से स्पेन की पीएचडी की डिग्री खरीद के ले आए। तो ये दो क्लेम करते थे, तो वो पीएचडी से इम्प्रेस हो जाते हैं लोग कि अच्छा भाई फैकल्टी पीएचडी है, ओहो जबरदस्त। दूसरा क्लेम इनका ये होता था कि एचईसी से नंबर 1 रैंकिंग है। मसला ये है कि एचईसी की रैंकिंग कैसे होती है, एचईसी की टीम आती है और वो आपकी यूनिवर्सिटी का असेसमेंट करती है, सर्वे करती है, भाई लाइब्रेरी कैसी है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ क्या हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या है, टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, मल्टीमीडिया है या नहीं है क्लास में, कोर्स करिकुलम, डिज़ाइन, ये वो सारी चीज़ें उसूली तौर पे उन्हें देखनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो आप डॉक्यूमेंट्स भर के जो है वो देते हैं और टीम असेस करके फिर आपको एक रैंकिंग दे देती है। रियलिटी में क्या होता है कि ये जो एचईसी की टीम आती है, उसको यूनिवर्सिटी वाले पैसे देते हैं कि भाई ये बड़ा मुश्किल है आपके फॉर्म वॉर्म भरना और रिक्वायरमेंट पूरी करना, आप हमारे ही कंसल्टेंट बन जाएं प्राइवेटली, आप ही ये फॉर्म भर दें और आप ही हमें गाइड कर दें, कोट अनकोट गाइड कर दें। तो वो बहुत खुश होते हैं, उनको मतलब एक तो सरकार से पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह उनकी मिल रही है, दूसरे की प्राइवेट उन्हें कंसल्टेंसी मिल जाती है। तो वो क्या आपके ख्याल से बुरा रिव्यू लिखेंगे यूनिवर्सिटी का? कभी भी नो नहीं। सर। वो बेहतरीन रिव्यू लिखते हैं और रैंकिंग जो है वो टॉप पे आ जाती है और लोग जो है कस्टमर से इम्प्रेस हो गए, अच्छा नंबर 1, ओहो नंबर 1 रैंकिंग है इसकी, पीएचडी के अंडर पढ़ना है, क्या क्या बात है। तो यहाँ जो ये ब्रांड्स ऑफ द ईयर अवार्ड वाले, मतलब रूह अफ़ज़ा को भी ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है, आप सोचें, मुझे बताएं। अच्छा पीआईए को, पीआईए जो इतनी खस्ता एयरलाइन है, इतना एक बहुत अच्छा ब्रांड होता था पीआईए, और बिल्कुल तबाह हो चुका है वो ब्रांड, यानी बदनाम है दुनिया भर में हम, ये पीआईए के पायलट्स की डिग्रियां तक जाली हैं। चले डिग्री का कोई जहाज उड़ाने से ताल्लुक नहीं, वो जहाज की उड़ाने की ट्रेनिंग उसने ली हुई हो, बट एक लोगों को बदनाम करने का मौका मिल जाता है, जहाज गिर जाता है कभी, फ्लाइट की सर्विस बहुत पुअर है, सो सो पीआईए को भी ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया। तो वो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। तो बाहर के कुछ हैं, जैसे यहाँ पे ये अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने टूथपेस्ट ब्रांड को दे दिया, जेडी पावर एंड एसोसिएट्स हैं, ये जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स निकालते हैं। तो बड़ा मुस्तनद है वो, अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई आप इस कंपनी के कस्टमर सेटिस्फाइड हैं अकॉर्डिंग टू जेडी पावर्स एस्टिमेट, तो उसकी एक वर्थ और क्रेडिबिलिटी है। एक वहाँ पे गवर्नमेंट का इदारा है, सेमी गवर्नमेंट का, बेटर बिजनेस ब्यूरो। तो अगर आपने बेटर बिजनेस ब्यूरो का ठप्पा लगवा लिया अपने बिजनेस में कि साहब ये हमने अप्रूवल दे दिया है, तो वाकई में उन्होंने कुछ देख के किया है, पैसे खा के नहीं किया, उनकी जरूर कोई प्रोसेसिंग फी होगी, बट ये नहीं है कि वो जाली रिव्यू जो है वो करके जो है वो खत्म कर, ठीक है ना। Alright, so folks, we have now just 10 minutes left. इसमें अब क्योंकि 1/3 of the class आ गए हैं, मैं उनके बेनिफिट के लिए दोबारा दोहरा दूं कि एग्जाम में 5 क्वेश्चंस हैं और जितना हमने मटेरियल आज तक कवर किया है उसी पे हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन ऑफ क्लासेस एंड शिफ्टिंग, बीच में रमज़ान भी आया, वो ब्रेक आई, फिर क्लासें ऑनलाइन चली गई, और मैं डेप्थ में ज़्यादा कवर करता हूँ तो विड्थ नहीं हो सकी। मिसाली तौर पे वो जो मुदस्सिर साहब ने आई थिंक फिजा से कहा था कि जी 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग कवर करूं, वो मुझे कवर करानी थी, इसलिए नहीं कि वो लॉज जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, वो इसलिए कि ये मशहूर बहुत हैं। 22 लॉज, इम्यूटेबल का मतलब है चेंज ही नहीं हो सकती वो, बट एक्चुअली अगर अब वो आप पढ़ें, क्योंकि वो लॉज पुराने हैं, वो जो एग्जांपल्स खास तौर पे उन ऑथर्स ने दी थी, वो अब सारी वो इतनी रेलेवेंट नहीं रही, तो वो लॉ हम उन्हें नहीं कह सकते, उस जमाने की गाइडलाइन हम जरूर कह सकते हैं।
तो वो अच्छा है कि उससे वाकफियत हो, क्योंकि ब्रांडिंग में वो मशहूर है, बट सोच समझ के साथ वाकफियत हो। अगेन जब क्लास में 2 लोग आए हुए थे और 3 लोग ने ज्वाइन किया था, उस वक्त मैंने सवाल ये पूछा था पेपर के हवाले से ही कि अगर आप ब्रांड मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, मार्केटिंग डायरेक्टर हो, तो आपके अव्वलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो जो जवाबात आए थे वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और पोजीशनिंग और ब्रांड एक्विटी बिल्डिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस था, फोकस। तो उनको याद दहानी कराई गई थी, जो कि क्लास में ही मैंने बताया था कि प्रॉफिट है अव्वलीन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का। तो कोई भी काम जो बिजनेस के किसी फंक्शन के मातहत हो रहा है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, रिसर्च, लीगल, सप्लाई चेन, कोई भी, वो उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। हर डिपार्टमेंट को कॉस्ट देखनी है और मार्केटिंग, सेल्स जैसे डिपार्टमेंट्स को तो रेवेन्यू भी देखना है, क्योंकि कंपनी का प्राइम यानी नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, कि पहला मिनिस्टर जो है सबसे बड़ा मिनिस्टर, बाकी फिर छोटे मोटे मिनिस्टर्स होते हैं, तो प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बनाना है। तो ब्रांडिंग का भी मकसद जो ब्रांड एक्विटी बिल्ड करना है, वो ब्रांड एक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है जी, डिफरेंशियल इफेक्ट दैट ब्रांड नॉलेज हैज ऑन कस्टमर रिस्पॉन्स टू द मार्केट प्लेस। तर्जुमा ये कि जो आपने प्रोडक्ट मार्केट में दिया, आपके ब्रांड के नाम की वजह से प्रेफर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जैसे अगर आपको फ्लाई करना है तो आपके यहाँ भाई पीआईए है और एमिरेट्स ऑप्शन है, अगर पैसे हैं आप कहेंगे एमिरेट्स में चलते हैं, जनरली स्पीकिंग, क्योंकि भाई एमिरेट्स की क्वालिटी बेहतर है, एमिरेट्स की इमेजरी बेहतर है, फ्लाइट इनकी टाइम पे उड़ेगी, टाइम पे जो है वो लैंड होगी, सेफ्टी रिकॉर्ड इनका बेहतर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। पीआईए के जहाज में एक आपको इंसाइट बताऊं, ये रियल स्टोरी है कि पीआईए का हाल क्या है। एक साहब को अपने उनकी चाहने वाली थी, वो थे एक साहब कराची में और चाहने वाली उनकी लाहौर में थी, या जिन्हें वो चाहते थे, मोर एक्यूरेटली कहना चाहिए। उनकी सालगिरह या किसी इवेंट पे फ्लावर्स भिजवाने थे, ठीक है, और डिले हो गया था कि भाई ये आज ही पहुंचने हैं। ये साहब क्योंकि इन्फ्लुएंशियल थे, इन्होंने पीआईए की पूरी फ्लाइट डिले करवाई ताकि वो फूल उस जहाज में चढ़ सकें जिन साहब ने उनको लेके पहुंचाने थे। यानी बाकी 200-250 पैसेंजर्स इंतजार करते रहे, उन्हें पता ही नहीं कि जहाज क्यों रुका हुआ है। पैसेंजर्स को बता दिया वो टेक्निकल खराबी की वजह से। वो टेक्निकल खराबी ये थी कि गुलदस्ता फूलों का जो यहाँ से जाना था, वो पीआईए के जहाज से उड़ के जाना था और उन तक पहुंचाना था उनके जो अ, खातून थी। ये हाल हो एयरलाइन का, तो ये ब्रांड ऑफ द ईयर विनर कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इफेक्ट जब आ रहा है, प्रेफरेंस का आ रहा है, प्रेफरेंस का मतलब कस्टमर ब्रो ब्रांड चुन रहा है, का मतलब है सेल्स, ठीक है। सेल्स या रेवेन्यू जो दोनों सिनोनिम्स हैं, वो पहली लाइन होती है आपके इनकम स्टेटमेंट, जो कोर्सेज आप अकाउंटिंग फाइनेंस में पढ़ चुके हैं। बॉटम लाइन की फाइनेंस वाले बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ। मार्केटर्स जवाब देते हैं नो बॉटम लाइन अगर टॉप लाइन ना हो। टॉप लाइन है रेवेन्यू या सेल्स, और वो रेवेन्यू सेल्स बाकायदा रखने के लिए फिर आपको ब्रांड इक्विटी चाहिए होती है। ब्रांड पिरामिड भी यही है। जो लोग उस वक्त नहीं आए थे उनको बता रहा था कि जो हाईएस्ट लेवल है पिरामिड का वो है रेजोनेंस, और रेजोनेंस का स्टार्टिंग पॉइंट ही ये है लॉयल्टी। और लॉयल्टी का मतलब क्या है कि कस्टमर्स आपके पास बार बार आते रहते हैं, क्या करने, गप्पे लगाने नहीं, प्रोडक्ट को खरीदने या सर्विस को। ऑलराइट, right, so last 4 minutes are there, brand equity, customer based brand equity और brand pyramid। वो किताब में तो आपके सामने होगा, मगर जहन में रखिएगा हर सवाल का जवाब देते, ठीक है। तो ये जितने हमने चैप्टर किए हैं उसमें से ही आएगा, और जाहिर है
डायरेक्ट फ्रॉम द बुक कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। 4 घंटे आपके पास होंगे 2 घंटे का पेपर सॉल्व करने के लिए। तो उसको कट पेस्ट चीटिंग करने के लिए खुदारा इस्तेमाल मत कीजिएगा, या अपने एक दूसरे से आंसर शेयर्स करने के लिए। ये एक जूनियर क्लास को आपकी पढ़ा रहा हूँ, उनका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुआ था, तो यही उन्होंने गलती की कि 4 घंटे थे तो उसको उन्होंने इंटरनेट से सर्च कर करके और कॉपी पेस्ट करके कोशिश की। एक तो हैंड रिटन एग्ज़ाम आप दीजिएगा और उसको स्कैन करके फिर अपलोड करना होगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, मुकम्मल तौर पे आप समझ लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और क्वेश्चन में जो मल्टीपल पार्ट्स हैं, कहीं वो ए और बी करके लिखे हुए हैं, कहीं वो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में कि जी डिस्क्राइब करो और एग्जाम्पल दो। डिस्क्राइब भी करना है और एग्जाम्पल भी दें, तो डिस्क्राइब कर देते हैं और एग्जाम्पल नहीं देते। और हेडिंग्स वेडिंग्स फैंसी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो आप एक ही पेन से लिखें, अंडरलाइन उसी से कर दें, उसी से अगर कैपिटल लेटर्स में लिखना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, 4 घंटे होंगे बट स्टिल डोंट वेस्ट योर टाइम कि वो फैंसी हेडिंग्स और मल्टीपल कलर के पेनों से जो है वो लिख रहे हैं, उससे कोई नंबरों का ताल्लुक नहीं बनता है। जो लिखा हुआ होगा आपने उस पे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। रिपोर्ट जो है आज है 18 हो गई, तो आप बस संडे को रिपोर्ट जो है दे दिएगा मुझे, ईमेल कर दिएगा। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास नहीं है तो ग्रुप पे उस दिन पूछ लीजिएगा जीमेल पे। एक ख्याल रखिएगा कि रिपोर्ट के जो फाइल का जो नाम होता है, ठीक है, रिपोर्ट के टाइटल की बात नहीं कर रहा, फाइल का जो नेम होता है जो कि डायरेक्टरी में डिस्प्लेड होता है, फाइल के नाम में आपका नाम, ग्रुप मेंबर्स के नाम, उनके रोल नंबर, कंपनी का नाम जिस पे रिपोर्ट बनाई है, ये लाजमन मुझे चाहिए। उसकी वजह है, वो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। फाइल के नाम में खाली ये नहीं है ब्रांड मैनेजमेंट रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि ईमेल में जब सर्च करता हूँ या जब अपने पास से नंबर देता हूँ रिपोर्ट पे, तो मैं फाइल के नाम को ही चेंज करके मार्क्स वहीं लिख देता हूँ, ताकि मुझे बार बार फाइल खोल के ना देखना पड़े कि ये किसने बनाई है, प्रिपेयर्ड बाय एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना। तो फाइल के नेम में योर नेम एंड एवरी ग्रुप मेंबर्स नेम विद देयर रोल नंबर्स प्लस के कंपनी कौन सी है, ठीक है। Right, folks, so this is the end of the class, last minute. Thank you very much to those who have bothered to participate and attend the online classes. 28 को है तो 10 दिन है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। और भी एग्जाम्स होंगे मगर फिर भी मटेरियल इतना कोई ज़्यादा नहीं है। मेजर कॉन्सेप्ट्स आप ज़रूर देखें और एग्जाम्पल्स आप सोचें, क्योंकि एग्जाम्पल्स मांगी हुई हैं एग्जाम में। अपने ब्रांड्स जो फेमिलियर एग्जाम्पल्स या आपने किताब में पढ़ी हो या सुनी हो कहीं, ठीक है ना। सर टोटल कितने क्वेश्चन होंगे फाइनल में? 5 क्वेश्चन हैं, 10-10 मार्क्स के, 50 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब ये सेशन किसी वो ख़त्म हो जाएगा तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो वो व्हाट्सएप पे